डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जो आपने नर्स्ट क्वेश्चन पढ़ी थी उसी की हेल्प से हम आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस रिलेशन कैसे आएगा ये उसको समझते हैं नर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे यही सेल ले लेते हैं जो गैल्वेनिक सेल हमने पहले भी स्टडी किया है, जिंक आयन, और आगे क्या है ये कॉपर आयन और कॉपर। तो इस तरह से ये जो गैल्वेनिक सेल हमने लिया है इसके लिए आप रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए जिंक प्लस क्या होगा आगे कॉपर 2 पॉजिटिव, और आगे क्या लिखेंगे जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर। तो ये ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन राइट हैंड साइड पहले की तरह लिखा है। और इसको हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन लगा देते हैं। और इसमें हम नर्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ई सेल और ये क्या होता है ई स्टैंडर्ड माइनस क्या था 2.0303 RT अपॉन NF लॉग, ये बेस 10 वाला लॉग है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पर जिंक आयन है और कॉपर भी है, लेकिन वो प्योर सॉलिड है, उसको क्योंकि वो 1 हो जाता है तो हमने उसको लिखा नहीं है। और रिएक्टेंट में हम सिर्फ यही लिखेंगे और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से नर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखनी आती है। तो इसको मैं अभी 298 केल्विन पर भी लिखूंगा, लेकिन हम क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका इससे ईएमएफ से क्या रिलेशन होने वाला है, तो वो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो ये सारा एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो एक कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी एट इक्विलिब्रियम, तो आपको पता होता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल 0 हो जाता है। ये स्टैंडर्ड तो 0 नहीं होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो 0 हो जाता है। और ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको हम Kc से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ई सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ई सेल जो है क्या लेना है, हमें 0 लेना है। और ई स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, ये 2.03 RT अपॉन NF, और लॉग जो है वो क्या हो गया यहाँ पर Kc हो गया। तो इस तरह से यहाँ से ईएमएफ ऑफ द सेल जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो कितना आ जाएगा 2.03 RT अपॉन NF लॉग Kc। तो ये फार्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है। इसकी हेल्प से हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे अगर हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है। लेकिन अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फाइंड आउट करना है, जो कि अक्सर 298 पर ही करना होता है, और R की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है, और ये 298, और फैराडे कांस्टेंट जो है वो 96500 कूलम जो आपने पहले पढ़ी थी। तो इन सब की वैल्यूज़ पुट करके जो है ईएमएफ ऑफ द सेल जो है स्टैंडर्ड स्टेट में कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। तो ये वो फार्मूला है जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर ईएमएफ ऑफ द सेल आपको गिवन है, अगर वो गिवन नहीं है तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस से आप कैलकुलेट कर लेंगे। n की वैल्यू आपको पता होगी, जैसे इस रिएक्शन में 2 है, तो यहाँ से आपके पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले लॉग Kc आएगा, और लॉग Kc के बाद फिर आपको उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है कॉपर और सिल्वर पॉजिटिव आयन की। सिल्वर के ऊपर ये 1 पॉजिटिव होता है, तो हमने बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, और कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 क्या है सिल्वर है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कॉपर आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 है, इस तरह से सिल्वर का 0.80 है। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सोल्व करने के लिए इसका
सेल लिखना पड़ेगा। तो सेल कैसे लिखेंगे आप, कॉपर और फिर आगे क्या लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर सॉल्ट ब्रिज और Ag1 पॉजिटिव और Ag। यहाँ पर सेल में 2 लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे आपको देखिए कि इसमें EMF ऑफ द सेल नहीं दिया है, तो वो EMF ऑफ द सेल जो है वो आपने राइट माइनस लेफ्ट, मतलब ये कैथोड माइनस एनोड करके आपने फाइंड आउट कर लेना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 0.80 है सिल्वर का, और कॉपर का कितना है 0.34 है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, ये 0.46 वोल्ट आ जाएगा। तो ये तो है हमारा स्टैंडर्ड EMF। तो हमें करना क्या है, स्टैंडर्ड EMF और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको रिलेशन पता है, तो उसकी हेल्प से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन क्या है वो आपको याद है कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ जाता था 0.0591 अब आगे क्या है, ये अपॉन n है और log Kc है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। EMF ऑफ द सेल जो है आपके पास, ये आपको नीचे ऐसे करते जाना है। तो ये यहाँ पर ये 0.46 है और 0.0591 अपॉन n की वैल्यू इसमें 2 ही होगी, इनटू आगे क्या है log Kc। तो आप यहाँ से अभी तो क्या करेंगे, log Kc फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, log Kc जो है वो कितना आएगा, ये 0.46 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.0591। तो इसको आप सोल्व कर लेना, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.06 ले सकते हैं। तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके सोल्व की हुई वो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वो आएगी 5670 या 68 के करीब आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है log Kc की। तो यहाँ से अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकल पाया है, तो वो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, Kc विल बी एंटी लॉग ऑफ 15.5670। तो देखिए जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, कई बच्चों को हो सकता है लॉग टेबल में एंटी लॉग देखने में प्रॉब्लम आए, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर करके देखना। तो ये आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का ही दिखाई देगा। तो 5-6 के आगे 5-6 जब आप देखते जाएंगे तो आगे डिजिट लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आगे 7 के नीचे क्या वैल्यू लिखी है, तो मतलब आप ये 3 डिजिट का ही, ये आगे तो 0 है, तो 0.56 का जब एंटी लॉग देखेंगे तो आगे इसमें काउंटिंग लिखी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के नीचे वाली वैल्यू और 5-6 के सामने वाली वैल्यू, तो वो वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे जो यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको एंटी लॉग लॉग टेबल में देखकर समझ में आ जाएगा कि इसका एंटी लॉग कितना है। तो वो आपके पास आएगा 3690। तो इस तरह से जब आप एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे लॉग टेबल से, तो ये वाली वैल्यू आपको नज़र आएगी। तो आपको करना क्या है, आप सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए और 10 की पावर इतनी कर दीजिए जो वैल्यू डेसिमल से आगे है। तो डेसिमल से आगे कितनी है 10, ये 15। तो ये आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो इस तरह से एंटी लॉग लेकर ही आप ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये रिलेशन लर्न करना है और EMF जो है उसकी हेल्प से ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैस फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल EMF ही है। तो ये फ्री एनर्जी जो है वो यूज़फुल वर्क से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में वर्क जो होगा वो किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा। इसको W इलेक्ट्रिक लिखते हैं और ये वही होगा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये क्या होता है, जैसे वर्क डन होता है फिजिक्स में, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दो चीज़ों की प्रोडक्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप तो यहाँ पर होगा गैल्वेनिक सेल वाले केस में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्स टाइप जो होगा वो इसमें क्या होगा EMF होगा। तो EMF इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये W इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है इसके इक्वल होता है। और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे हम फेराडेज लॉ करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी आप इसको लर्न कर लेना कि N फेराडे, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उस रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई फेराडे कांस्टेंट। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके इक्वल होती है। ये कहाँ से आया है, जब आप फेराडेज लॉ करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और EMF ऑफ द सेल को हम इस तरीके से लिख लेते हैं
और ये जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है वो फ्री एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डेल्टा जी से। तो माइनस डेल्टा जी जो है वो इसके इक्वल होता है। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, तो उसमें भी ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा और फ्री एनर्जी चेंज भी क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ई एन एफ, ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो है माइनस एन एफ ई सेल, ई एम एफ ऑफ दी सेल इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है। तो किसी किसी सेल में आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मैक्सिमम वर्क या यूज़फुल वर्क जो डन है, मैक्सिमम वर्क डन जो है, तो उसका फार्मूला यही रहेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और ये जूल्स में आ जाएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में। जब आप वर्ड्स में लिख देते हैं मैक्सिमम वर्क डन, तो जो वैल्यू आती है तो उसके आगे माइनस लिखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपको इस डेल्टा जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, ये हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमें देखना है कि जो फ्री एनर्जी चेंज है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो स्टैंडर्ड ईएमएफ था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन उसका अभी ड्राइव किया था। तो वो क्या था, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC जो था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। तो ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था। तो इस फार्मूले से क्या होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि डेल्टा जी कितना आएगा। तो वो डेल्टा जी जो है वो कितना आएगा, माइनस एन एफ तो है ही, और ई सेल की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। तो ये एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जी जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में कितना आएगा, माइनस 2.303 RT लॉग KC। तो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके सबसे पहले आपको ये गिव्स फ्री एनर्जी या वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड जो है ये फाइंड आउट करना है, और उसको यहाँ पुट करके और आर और टी की वैल्यू पुट करके ये इधर डिवाइड करके आप पहले की तरह लॉग KC फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका एंटी लॉग लेकर फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंपल न्यूमेरिकल आता है जिसमें डेल्टा जी मेंशन नहीं है, तो फिर आपको इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमने अभी किया था। तो अभी इन दो फार्मूलों से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल जो है हम देख लेते हैं। आगे हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वर्क डन एट 25 डिग्री सेल्सियस बाई दिस सेल। तो ये सेल आपको दे रखा है Mg2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर 1 पॉजिटिव एंड सिल्वर, और ये आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम और सिल्वर के भी आपको गिवन है। तो आपको जो मैक्सिमम वर्क डन मीन्स वो आपको डेल्टा जी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले देखिए इसको सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल चाहिए, जो कि क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में क्या है, सिल्वर है, और लेफ्ट में क्या है, ये Mg2 पॉजिटिव Mg है। तो इनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये 0.80 माइनस कितना होगा, माइनस 2.37। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 3.17 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल है। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, Mg फिर क्या है, सिल्वर 1 पॉजिटिव, और आगे क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा, सिल्वर, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। और 2 पॉजिटिव तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, 2 सिल्वर है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये डेल्टा जी फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो वो क्या होता है, माइनस NF
ई सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू तो यहाँ पर कितना है 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500, और ईएमएफ ऑफ द सेल जो है अभी आपने फाइंड आउट किया है वो कितना है 3.17। तो ये सब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -611810 आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर देना तो ये जूल्स में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड लिखा करते हैं वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड ऐसा लिखेंगे। तो चाहे तो इसको जूल्स में ही रहने दें, या अगर आपको किलो जूल बनाना है तो जब आप वर्ड्स में लिखते हैं तो फिर माइनस नहीं लिखते हैं, और किलो जूल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपको फाइंड आउट किया है ये मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, मतलब कि ये डेल्टा जी, मतलब ये वाला आंसर जो है इसका पार्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम इस वैल्यू से वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा जी अगर आपके पास है तो उससे। तो रिलेशन क्या था, डेल्टा जी इजकल टू क्या था -2.303 RT log KC। तो डेल्टा जी अभी आपने फाइंड आउट किया था, ये 611,810 था, और ये -2.303 है, और R की वैल्यू जो है वो कितनी है 8.314, और टेम्परेचर जो है वो 298 है, 25 डिग्री इसमें दे रखा था, और इनटू क्या होगा log KC। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेंगी आपके लिए। तो log KC जो है यहाँ पर कितना आएगा, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा जी की जो वैल्यू आई हुई थी उसको आपको इस सब से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2.303, 8.314 और 298। तो इसको सोल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कोशिश करें तो ये 107.2250 ऐसा कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है log KC की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो अभी आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 107.2250। तो मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग में आपको सिर्फ ये 0.225 का ही एंटी लॉग आपको इजीली दिख पाएगा लॉग टेबल में से, और ये नहीं होगा उसमें, डेसिमल के बाद ही एंटी लॉग देखते हैं। तो वो जो वैल्यू आएगी वो 1679 ऐसा वैल्यू जो है आपको नज़र आएगी उसमें। अप्रोक्सीमेटली एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो इसको करना क्या है, इस 107 का क्या करना है, जो भी बताया था, एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाइए और 10 की पावर इतनी ही कर दीजिए 107। तो इस तरह की ये एक अजीब सी वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की निकल आएगी। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। तो देखिए ये क्या इसमें लिखा है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान से देखनी है। 2Fe3 पॉजिटिव एक्वस है, ये 2I नेगेटिव है, और ये 2Fe2 पॉजिटिव, और ये I2 सॉलिड। तो इसमें EM ऑफ द सेल जो है वो 0.236 दे रखा है 298 केल्विन पर, और इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ये गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो इसके जो आंसर आएंगे वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप ये फार्मूला लगाएंगे डेल्टा जी जो है वो -NFE सेल। तो EM ऑफ द सेल तो आपको पता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो देखिए यहाँ पर आप पहले तो ये जानिए कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। ये देखिए ये 2Fe3 पॉजिटिव जब इसमें चेंज होता है 2Fe2 पॉजिटिव में, तो ये 6 पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है 4 पॉजिटिव है। जब चार्ज ये डिक्रीज़ होता है तो ये रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दें, 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह से रिडक्शन तो हो रही है यहाँ, और ये जो 2I नेगेटिव है जब ये I2 में कन्वर्ट होता है तो कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो ऑक्सीडेशन यहाँ हो रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों में
में ये आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस या गेन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप ये डेल्टा जी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग के सी निकालने के बाद फिर उसका एंटी लॉग लेंगे और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो पावर जो है वो 7 हो जाएगी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सोल्व कर लेना है। आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, ये है कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल से कैसे डिफरेंट है तो वो आप समझ लीजिए। तो ये उस टाइप का सेल है इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आर डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड तो इसमें सेम होंगे, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड जो है वो सेम नहीं थे और कंसंट्रेशन उसमें सेम हो सकती थी, लेकिन इस केस में कंसंट्रेशन जो है वो हर हालत में डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं इसका कोई एग्जांपल दे देता हूँ सेल का। तो जैसे ये जिंक का दे देते हैं, तो जिंक जो है ये जिंक सॉलिड है और जिंक आयन की कंसंट्रेशन सपोज C1 है और ये सॉल्ट ब्रिज और ये जिंक आयन है क्योंकि इलेक्ट्रोड तो वही लेना है और कंसंट्रेशन जो है वो सपोज C2 है और ये जिंक सॉलिड है। तो इलेक्ट्रोड सेम बट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो डिफरेंट है। तो ये सेल तभी वर्क करता है जब इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन हो। तो इसमें ऑक्सीडेशन होने के लिए ये कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए ताकि जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाए और ये वाली कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए जिस पर रिडक्शन हो रही है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि ऑक्सीडेशन वाली कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और रिडक्शन वाली ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके इसमें कन्वर्ट हो सके। तो इस तरीके से है। तो इसका जब आप EMF निकालेंगे, स्टैंडर्ड EMF तो इसमें नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड के केस में होता है, तो वो तो इसमें हम 0 ले लेंगे। तो वो जो फार्मूला आएगा इस केस में 0.0591 n log कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो C2 और यहाँ पे मैं C1 ले लेता हूँ। अगर आपको C2 और C1 की कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पुट करके EMF ऑफ द सेल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फार्मूला मैंने कैसे लिख दिया है, तो उसको हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं तो उससे आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो ये जिंक जो है इससे एक रिएक्शन लिखिए। जिंक जो है जब जिंक आयन इससे रिएक्ट करता है C2 से, तो हालांकि इस तरह की रिएक्शन नहीं होगी तो लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये इससे रिएक्ट करेगा और ये बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप EMF ऑफ द सेल लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से तो उसमें क्या लिखते हैं, E स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन n, तो इसमें 2 ही होगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो इसमें ये है C1 वाला, तो मैं इसको यहाँ पे सीधा C1 लिख देता हूँ और इसमें रिएक्टेंट जो है वो क्या है, C2 है। तो इसमें होगा क्या, EMF ऑफ द सेल स्टैंडर्ड तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, 0 ही होगा। तो ये -0.0591 अपॉन n लॉग ये C1 अपॉन C2 होगा। तो यहाँ से 0 में हटा देता हूँ और ये माइनस जो है इसको आप सपोज कर लीजिए -1 है, तो ये यहाँ पर जाकर लॉग में पावर हो जाती है। जैसे पावर आगे आती है तो ये पावर यहाँ भी पीछे भी जा सकती है। तो इस तरह से ये EMF की सेल जो है 0.0591 अपॉन n, तो जब ये इसका -1 पावर जाएगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 हो जाएगा। यही फार्मूला मैंने लिखा है। इसमें EMF द सेल पॉजिटिव तभी आएगा व्हेन C2 इज़ ग्रेटर देन C1। तो वो आप किसी न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं, वो मैं आगे करा देता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। तो इसमें दोनों साइड में सेम ही इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसंट्रेशन सेल का ही क्वेश्चन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सेल का EMF जो है वो फार्मूला क्या था, अभी आपने पढ़ा था 0.0591 अपॉन n लॉग C2 ये वाला और डिवाइडेड बाई C1, ये इसकी कंसंट्रेशन। तो EMF द सेल जो है यहाँ पर कितना आएगा, 0.0591
और n की वैल्यू कितनी है 2 है और log जो है यहाँ पर तो कितना है 0.1 और ये नीचे कितना है 0.01। तो 1 को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 1 होती है। तो ये सारा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए 0.02955 इतने वोल्ट जो है इस सेल का EMF आ जाएगा। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक्स जो मैंने आज कराए हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।